नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात हम श्रद्धा वॉलकर मामले की कर रहे हैं। इस हत्याकांड में अब कुछ चैट्स भी सामने आ गई हैं। मुंबई में वसई के एक अस्पताल में सामने आया है 2020 के ये मेडिकल रिपोर्ट्स ही आई हैं, जिसमें आफताब ने श्रद्धा की पिटाई की बात एक तरह से कही जा रही है। उसे अस्पताल में श्रद्धा को भर्ती कराया गया था। 26 साल की श्रद्धा एक कॉल सेंटर में काम करती थी। वो मुंबई के पास वसई में दिसंबर 3 से दिसंबर 6 तक अस्पताल में भी भर्ती थी। श्रद्धा एक चैट में बता रही हैं कि नाक में फ्रैक्चर हो गया क्योंकि वो सीढ़ियों से गिर गई हैं, और एक जगह मारपीट का जिक्र करते हुए कहा है कि उसका ब्लड प्रेशर लो है और उसे बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं है। ये 24 नवंबर 2020 की चैट है। चैट में श्रद्धा ने अपना एक फोटो भी शेयर किया है जिसमें उसके चेहरे पर चोट के निशान है। साथ ही बातचीत में महिला मंडल की से शिकायत की बात भी की जा रही है। तो डॉक्टर प्रणय काबरा, श्रद्धा के डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर काबरा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। जब से पूरा मामला सामने आया है, आपके कितनी बारी श्रद्धा से मुलाकात हुई, क्या क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर काबरा मलाड में प्रैक्टिस करता हूँ। रक्षा हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ। ये श्रद्धा जब एवरशाइन नगर में रहती थी मलाड में, ये फरवरी 2021 की बात है, तब उन्होंने मुझे एक फ़ोन कॉल किया था और वो फ़ोन कॉल पे ही चाह रही थी कि मैं उनको कंसल्ट करूँ और उनको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, बिकॉज जो मेडिकेशन वो डिमांड कर रही थी वो एक एंटी डिप्रेसिव काइंड ऑफ थिंग, या डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं जिनको सेडेटिव पिल्स की जरूरत होती है, या जो एग्रेसिव नेचर के जो लोग रहते हैं उनको शांत करने की जो दवा होती है, उस तरह की वो डिमांड एक लेमैन कैसे डिमांड करता है कि सर हमें कोई नींद की दवा दे दीजिए, या हमें गुस्सा बहुत आता है, उसकी दवा है क्या आपके पास, आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्या फोन के ऊपर। तो मैंने उन्हें बोला कि देखिए, आपके घर से ज्यादा दूर नहीं है हमारा अस्पताल, आप ऐसे काम करिए, आप अस्पताल आ जाइए, कंसल्ट कर लेते हैं सामने बैठ के कंसल्टिंग रूम में, समझ लेते हैं क्या चीज़ है, किस तरह का आपको मेडिकेशन की जरूरत है। और मैं फिजिशियन हूँ तो एक साइकेट्रिस्ट को बुला के एक सलाह मशवरा हो जाएगा, एक काउंसलिंग हो जाएगी, और वो हिसाब से हम आगे दवा चालू कर सकते हैं। उन्होंने बोला ठीक है। वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि दवा हम फोन पे ही प्रिस्क्राइब कर दे या ऑनलाइन या व्हाट्सएप पे उनको दवाई भेज दे, पर हमने ऐसा नहीं किया और हमें बोला कि आप अस्पताल ही आइए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आप। तो इस दौरान इतनी सी बात हुई। इस दौरान मुझे समझ में ऐसा आया मैम कि वो कुछ मेंटली डिस्टर्ब थी, और जनरली देखा जाता तो कोविड का टाइम था, मैं भी काफी बिजी चल रहा था पेशेंटों के बीच में, और उस दौरान ये फोन कॉल आया और इस तरह से मेरी बात हुई। तो मैंने क्यों रिलेट किया, ये वही श्रद्धा है, बिकॉज उन्होंने आफ्ताब का नाम लिया। तो आफ्ताब का नाम ना लिए होते तो डेफिनेटली मैंने समझ पाती ये वही श्रद्धा जिससे मैंने बात की थी। तो आप जब कह रहे हैं आफ्ताब का नाम लिया उन्होंने, तो क्या कहा उन्होंने, उस लिहाज से क्या आप शेयर कर सकते हैं? सर देखिए मैम, आज की तारीख में जो हिसाब से हम पेशेंट देखते हैं, जो हिसाब से 10 साल पहले जो प्रैक्टिस हम करते थे और आज जो करते हैं, जमीन आसमान का फर्क हो गया है। लोगों को आज धैर्यता नहीं है, सब्र नहीं है, एंग्जाइटी बहुत है, गुस्सा बहुत है, आक्रोश बहुत है, और हर चीज में डिप्रेशन का वर्ड बहुत जल्दी यूज कर लेते हैं। पहले जैसे लोग हिम्मत रखते थे वो आज की तारीख में नहीं रह गया है। थोड़ा सा इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसी, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं जिंदगी के अंदर, उसको लोगों ने जिंदगी ज्यादा वैल्यू दे दी गई है। डॉक्टर काबरा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो ये तस्वीरें आज सामने आई हैं, चैट्स के जरिए सामने आई हैं, उसमें दिख रहा है किस तरह से ब्रूजेस हैं, चोट हैं। क्या श्रद्धा ने कभी आपसे चोटों की बात भी कही, कुछ बॉडी पेन वगैरह की बात कही, उस लिहाज से कुछ डिटेल्स? फर्स्ट फोन कॉल बिटवीन अस, पहले टेलीफोनिक वार्ता थी हमारी उनके साथ। तो हम चाह रहे थे कि वो अस्पताल आए, और हम समझते हैं कि यंगस्टर्स के अंदर स्ट्रगलिंग फेज होता है लाइफ का, डेवलप होने का फेज होता है लाइफ का, सेटलमेंट होने का एक फेज होता है लाइफ का। अभी आपने बोला कि वो वसई में भर्ती थी 3 दिन के लिए। आप एक बात समझ सकते हैं, जो लिव इन में हो या जैसे भी हो, एक कपल अगर वो मलाड में रह रहा है, जो वन ऑफ द बेस्ट सबब ऑफ मुंबई माना जाता है आज की तारीख में, वहां से वो कपल उठ के अगर वसई या नएगांव या नारायणसोपारा जा रहा है, मीन फाइनेंशियल क्रंच में गया है, तो ही बॉम्बे की पॉपुलेशन है वो उस तरफ मूव करती है। तो उससे ज्यादा तकलीफ होती तो पालघर तक चले जाते हैं। तो ये बहुत लंबा ट्रेंड चला आ रहा है बॉम्बे में कई सालों से, कि बैंड्रा के लोग अंधेरी आते हैं, अंधेरी के लोग मलाड में शिफ्ट होते हैं, मलाड के लोग बोरीवली। डॉक्टर काबरा, ये जो दवाई थी श्रद्धा अपने लिए मांग रही थी या किसी के और के लिए? उसने क्या अपने लिए मांगी, उन्होंने ये कहा? मुझे तो लगता है उन्होंने लास्ट की लाइन जो बोली कि मैं आफ्ताब को लेके आती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आफ्ताब के लिए ही मांग रही थी।
बिकॉज उन्होंने जो, वरना वो आफ्ताब का नाम शायद न लेती। वो खुद बोलते ठीक है, मतलब जो हम समझते हैं मेडिकली, अगर कोई पेशेंट फोन पे दूसरे बंदे का नाम ले रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि वो पेशेंट वो हो सकता है। ऐसा ये मेरी एक प्रिजम्पशन है, मैं शायद इसमें गलत हो सकता हूँ, बट यस आई थिंक वो दवाई शायद आफ्ताब के लिए थी। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में इस मामले की तमाम परतें लगातार खुल रही हैं। हमारे साथ आपको बता दूं, सीमा समृद्धि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं और मेरे सहयोगी मुकेश सेंगर भी हमारे साथ जुड़ गए। तो अगर मैं मुकेश के पास पहले चली जाती हूँ और मुकेश से पूछ लेती हूँ, मुकेश, आज इस मामले में क्या क्या और नए तथ्य या नए लीड्स मिले हैं? तस्वीरें तो अब चैट्स हमारे सामने हैं ही। देखिए, जो चैट सामने आई हैं ये 2020 की हैं। बेसिकली श्रद्धा और आफ्ताब 2019 में मिले थे, लेकिन 2020 से ही उनका झगड़ा शुरू हो गया था। ये चैट जो मिली हैं इससे साबित होता है। और इन चैट्स में वो लगातार बात कर रही है अपने दोस्तों से, अपने कॉल सेंटर के टीम लीडर से, जिसको वो बता रही है कि किस तरह से आफ्ताब ने उसको मारा है। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं, वो बिस्तर पर है, उसका बीपी लो हो गया है। वो एक तस्वीर भेजती है अपने दोस्तों को अपने चेहरे की, जिसमें चेहरे पर भी चोट के निशान हैं। तो उसको दोस्त कहते हैं कि वो उनके घर आ जाए, यहाँ पर वो सेफ रहेगी और साथ में महिला मंडल से इसकी शिकायत करे। इसके बाद एक और चैट होती है जिसमें वो कहती है कि उसके नाक में फ्रैक्चर हो गया है। हालांकि दोस्तों से वो कहती है कि फ्रैक्चर दीवार में टकराने से हुआ है, लेकिन तब भी आफ्ताब ने उसको मारा था, जिसकी वजह से उसके नाक में फ्रैक्चर हो गया था। तो लगातार इन चैट्स को दिल्ली पुलिस काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस मान रही है और पुलिस ने ये सारी चैट्स उसके दोस्तों से ली है। जिन दोस्तों से वो हेल्प मांग रही थी, जिन दोस्तों से उसने ये बात शेयर की थी, उन दोस्तों के बयान भी दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं और ये कोर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस होंगे, ये चैट और दोस्तों के स्टेटमेंट। इसके अलावा दिल्ली पुलिस आज गुरुग्राम गई थी। गुरुग्राम में दिल्ली पुलिस ने जो कॉल सेंटर है जहां पर वो काम करता था आफ्ताब, वहां के जो उसके साथी थे उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है। गुरुग्राम से पुलिस को काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस मिला है आज, जिसको वो एक बड़ी सी पॉलिथीन में लेकर आई है। हालांकि वो क्या है ये अब तक साफ नहीं है। हो सकता है कि श्रद्धा का सिर का हिस्सा हो या फिर वेपन ऑफ ऑफेंस हो, कुछ भी हो सकता है। हालांकि पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। तो पुलिस वो इंपॉर्टेंट एविडेंस लेकर दिल्ली पहुंची है। आफ्ताब अभी 5 दिन की रिमांड पर है और पुलिस अगले 4 दिनों में उसको हिमाचल प्रदेश, मुंबई और दिल्ली के कुछ इलाकों में, देहरादून, इन जगहों पर लेकर जाएगी जहां जहां वो श्रद्धा की हत्या से पहले रहा है, जहां जहां वो रुका है। उन सभी दोस्तों के, उन सभी लोगों के बयान वो रिकॉर्ड करेगी कि क्योंकि इस मामले में लास्ट सीन थ्योरी यानी श्रद्धा आखिरी बार कहां देखी गई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मई के महीने के पहले मार्च और अप्रैल में भी श्रद्धा उसके साथ थी, हिमाचल प्रदेश में, देहरादून में, दिल्ली में। तो कहां कहां वो रही, किस किस ने उसको देखा, उन सब के स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसीलिए दिल्ली पुलिस उसको लेकर इन तमाम जगहों पर जाएगी और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। संक्षेप में मुकेश, देहरादून क्यों ले जाना चाहती है, हिमाचल क्यों ले जाना चाहती है? देखिए, मार्च और अप्रैल के महीने में जैसे मैंने कहा कि जब श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए थे, जब काफ़ी इनके बीच में झगड़ा होता था, तो फिर इन लोगों ने प्लान किया कि हम 2 महीने अब हिल स्टेशन पर रहेंगे। और उसके बाद ये लोग घूमने के लिए आए। पहले हिमाचल गए, ये लोग हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर रहे, इसके बाद देहरादून और उत्तराखंड के कुछ जगहों पर गए और इसके बाद फिर ये दिल्ली आए। तो वहाँ पर भी ये जानकारी मिली है कि जहाँ पर ये घूमने गए थे वहाँ पर भी इनका आपस में झगड़ा हुआ कई बार। और पुलिस जहाँ जहाँ ये रुके हैं, जिन जगहों पर, जिन होटलों में रुके हैं, उन होटलों के स्टाफ का पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी कि यहाँ पर वो आए थे या नहीं आए थे, क्या उनका बर्ताव कैसा था। तो उनके जो बयान हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लास्ट सीन थ्योरी आखिरी बार उसमें कहाँ देखा गया, ये कब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इन सभी लोगों के स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब हमारे साथ सीमा समृद्धि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा समृद्धि ने बहुत महिलाओं के मामलों में वकील के तौर पर रही हैं, निर्भया के मामले में भी, हाथरस मामले में। सीमा, अब जो तमाम जानकारियां इस मामले में सामने आ रही हैं, आपका क्या आंकलन है, क्या असेसमेंट है आपका? मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आप और हमारे जैसी और बहुत सारी देश की बेटियां हमारी बेटियों की आवाज़ उठा रही हैं। आज जो मैटर ये है केस श्रद्धा का, हम सभी के लिए बहुत ही दुख वाली ये बात है
कि एक फीमेल जो लिव इन में अगर है तो किस तरीके से उनका कैरेक्टर का एसोसिएशन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनको नहीं जाना चाहिए, बजाय कि सोसाइटी में जिस तरीके का माहौल है या जो चीजें हैं या लोग न्यूक्लियर फैमिली में जा रहे हैं या अपने इंडिविजुअल राइट को लेकर के, तो ये सब चर्चा का विषय ना हो करके सोसाइटी में फीमेल की एक्सेप्टेंस उसकी हो। अगर इस पूरे केस की बात करें मैम, तो प्राइमा फेसाई देखा जाए, श्रद्धा का मर्डर किया गया, उनकी बॉडी के जो कि उसने बताया है आफ्ताब ने कि हमने 35-36 टुकड़े करके फेंक दिया, उसका कन्फेशन है पुलिस के सामने। उस कन्फेशन की रेलेवेंसी मैम तब है जब पुलिस अप्रोप्रिएट तरीके से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके अन्य सबूतों को जुटा लेती है। जैसे कि आज एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि डॉक्टर को भी मैं सुन रही थी और उनकी व्हाट्सएप चैट भी आई। डॉक्टर ने भी बताया है उनको कि श्रद्धा ने बताया कि मुझे आपसे कंसल्ट करनी है, अब खुद को लेकर के करनी थी या आफ्ताब को लेकर करनी थी, ये चीज भी उन्होंने क्लियर नहीं कर पाए हैं। बट ये है कि श्रद्धा ने बताया कि ये सारे इश्यूज हैं। दूसरा कि आज गुड़गांव से भी मिला है, कोई सबूत है अभी क्लियर नहीं है। लेकिन मैम एक इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन है 6 जो रेस जेस्टे का एक डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपके पास बहुत कंक्रीट एविडेंस नहीं है बट कोई क्राइम किया गया और अगर उसकी कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं, कि जैसे श्रद्धा इनके साथ लिव इन में रह रही, उसने मुंबई छोड़ी, दिल्ली में रहने आई। यस मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सीमा ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि छावला केस हमने देखा था, वो भी इतना ब्रूटल रेप केस था, उसमें फांसी की सजा पलट दी गई थी, तो उसमें भी तमाम एविडेंसेस थे, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट ने पलटी थी। क्या ये यहाँ इस मामले में जो तफ्तीश है, क्या सबूत आपको संक्षेप में बता दीजिए जो आपको पुख्ता लग रहे हैं? कोई सबूत है अभी तक? क्योंकि देखिए 10 हड्डी पुलिस ने बरामद की है जंगलों से, वो डीएनए सैंपलिंग हो रही है, नार्को टेस्ट होने वाला है, वो साइंटिफिक एविडेंस है लेकिन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। उस लिहाज से क्या कुछ आपको लगता है सबूत पुख्ता है इस मामले में? देखिए मैम, इसमें जो मेन कन्फेशन है अगर इसकी आफ्ताब की, और ये कन्फेशन अगर ये कोर्ट रूम में कर देता तो मैम डेफिनेटली फिर वो उसके ऊपर जो भी है मतलब कोर्ट में उसको पनिश किया जाएगा, क्योंकि अगर वो गिल्टी प्रूफ हो जाता है, कन्फेशन क्योंकि पुलिस के सामने है तो वो एडमिसिबल उतनी होगी जितने से सबूत जुटाए जाएं। अब जो इसने बताया मैम कि हमने इस जगह पर टुकड़े फेंके हैं, वो वहां से पुलिस ने जो बरामद किए हैं, डीएनए सैंपल में अगर वो प्रूफ हो जाता है कि श्रद्धा के ही हैं तो वो रिलेवेंट होगा और हमारे लिए एक स्ट्रांग प्रूफ होगा। साथ में डॉक्टर से अभी डिस्कशन हुआ, उसके अलावा व्हाट्सएप चैट है, उसने अपने फ्रेंड्स को वीडियो भेजा है कि वो मारपीट भी करता था। तो ये सारी चीजें हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में रेस जेस्टे के डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंगली सारी कड़ियां जुड़ती चले जाएंगे और ये रियलिटी है कि श्रद्धा का मर्डर हुआ है, तो कोर्ट में हमारे लिए मुझे लगता है कि प्रूव करना आसान हो जाएगा। लेकिन मैम अभी जब तक इन सारी चीजों पर चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती है, जब तक पुलिस सारे एविडेंस को कलेक्ट नहीं कर लेती है, डीएनए सैंपल, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स नहीं आ जाते हैं, तब तक कुछ भी कहना कि कंक्लूजन पे पहुंचना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। क्योंकि जैसे आपने जी चलिए सीमा, आप जुड़ी हमारे साथ। साइंटिफिक एविडेंस एडमिसिबल है कोर्ट में, ये अच्छी बात है और देखना होगा कितने मजबूत सबूत कोर्ट में पेश कर पाती है पुलिस। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब हम दिल्ली के एमसीडी चुनावों की बात कर लेते हैं। दिल्ली के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बीजेपी ने भारी भरकम तैयारी कर ली है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। इनमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह शिरकत करेंगे। यही नहीं, 12 केंद्रीय मंत्री समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री को भी वो आएंगे। निगम चुनावों के प्रचार में उनको लगाया जाएगा। दिल्ली में तेलंगाना निगम चुनाव का मॉडल बीजेपी क्यों अपना रही है, देखिए एक ग्राउंड रिपोर्ट। जैसे आप सबका कुछ नया अनुभव होगा, कुछ का पुराना अनुभव होगा, तो दिल्ली के चुनाव का ये मेरा भी बहुत वर्षों के बाद में एक अनुभव है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में अभी 15 दिन बाकी हैं, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने बीजेपी के पंत मार्ग वाले दफ्तर में डेरा डाल दिया है। मध्य प्रदेश के जयभान पवैया और रामेश्वर चौरसिया समेत अलग अलग राज्यों से करीब 450 सांसद, विधायक और पदाधिकारियों को दिल्ली निगम चुनाव के लिए बुलाया गया है। यहीं हमारी मुलाकात उत्तर प्रदेश के 3 विधायकों से हुई। सहारनपुर के विधायक अशोक चौधरी और बुलंदशहर के देवेंद्र सिंह लोधी और संजय शर्मा से। इनको 3-3 वार्डों में
चुनाव प्रचार का जिम्मा दिया गया है। मेरे को जो है रोहिणी में मिली है मंगोलपुरी विधानसभा 52, 51, 50। अच्छा, तो आप पूरे मतलब कितने दिन यहाँ पर कैंपिंग करेंगे आप? मैं 2 तारीख तक रहूंगा। आदरणीय सुनील बंसल जी को बहुत बड़ा अनुभव है एबीवीपी से लेकर के और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने 2014 से लेकर के और 2022 तक पार्टी को सुदृढ़ किया और 2017 में और 22 में सरकार बनाई प्रदेश में और 14 और 19 में बहुत अच्छे परिणाम लोकसभा के देखने को मिले। आज क्योंकि वो उनके पास वैसे 5 अलग राज्यों का दायित्व है राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते, लेकिन दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी का और बहुत बड़ा तबका यहाँ पर दिल्ली में निवास करता है और बहुत सारे संपर्क है और संगठन, क्योंकि चुनाव लड़ाने का जो उनका अनुभव और रणनीति है, जो उनका तरीका है, वो तो अद्भुत है ही। बीजेपी उम्मीदवारों ने शुक्रवार को चुनावी कार्यालय खोलकर प्रचार की शुरुआत कर दी है। बीजेपी दिल्ली निगम का चुनाव प्रचार तेलंगाना की तर्ज पर करेगी, इसीलिए इस बार बीजेपी भारी भरकम स्टार प्रचारकों को उतारेगी। इनमें जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत 12 केंद्रीय मंत्री होंगे। योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर समेत 4 मुख्यमंत्रियों को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। इस लिस्ट में हेमा मालिनी, दिनेश यादव निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन के साथ तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। ऐसा ही आरोप हम पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उनके समर्थक दलों ने तेलंगाना में भी लगाया था। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, बोले देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नगर निगम के चुनाव में गए हैं, हम 1 सीट या 2 सीट से हम वहां के सबसे बड़े विपक्षी दल हुए हैं। जो केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार है ना, उस पर बाबा का बुलडोजर जब तक नहीं चलेगा, जब तक वो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, बुलडोजर चलेगा। ऐसे तमाम सारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, बिहार के भी जो है वो 8 सांसदों की यहाँ पर जो है वो ड्यूटी चुनाव प्रचार में लगाई गई है। इसी तरीके से पंजाब के 40 लोगों की एक टीम यहाँ पर आई है। दिल्ली निगम के चुनाव में हाईटेक प्रचार के साथ बड़े बड़े नेता दिल्ली के गली कूचों में वोट मांगते दिखेंगे। ये पूरा तामझाम कितना सियासी फायदा पहुंचाएगा, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह का दफ्तर सील करवा दिया है। यही नहीं, तुरंत प्रभाव से उनका दफ्तर और स्टाफ भी वापस ले लिया है। एलजी का आरोप है कि उन्होंने राजनीतिक कारणों से अपने पद का दुरुपयोग किया है। सील हुआ यह दफ्तर दिल्ली की केजरीवाल सरकार के थिंक टैंक के प्रमुख का है। उपराज्यपाल के आदेश पर न सिर्फ दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरपर्सन जैस्मिन शाह का दफ्तर सील किया गया है, बल्कि तुरंत प्रभाव से उनका स्टाफ और सरकारी गाड़ी भी वापस ले ली गई है। 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली डायलॉग कमीशन बनाया और उसमें अपने कार्यकर्ताओं की भर्ती कर दी। दरअसल बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया था कि जैस्मिन शाह डीडीसी के वाइस चेयरपर्सन हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में ये पद का दुरुपयोग है। कल रात को एलजी साहब ने एक ऑर्डर निकाला और कहा कि क्योंकि मैं वाइस चेयरपर्सन डीडीसी हूँ, जो दिल्ली सरकार के अंदर एक अहम पोजीशन है, उस पद से मुझे हटाया जाए और मेरी ऑफिस सील करी जाए। क्यों की जाए? क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का एक प्रवक्ता भी हूँ। तो मेरा एलजी साहब से केवल एक सवाल है कि संबित पात्रा भी भाजपा के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, वो भी हैं चेयरमैन आईटीडीसी, जो केंद्र सरकार की एक कंपनी है। तो क्या संबित पात्रा का ऑफिस भी सील नहीं होना चाहिए? क्या एक ही देश में 2 कानून लागू होंगे, एक भाजपा के लिए और एक आम आदमी पार्टी के लिए? उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक इस मुद्दे पर महीने भर पहले जैस्मिन शाह को नोटिस भी भेजा गया था। शाह ने जवाब दिया कि ये पद मंत्री रैंक का है और केवल मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है, एलजी के नहीं। उपराज्यपाल दफ्तर के मुताबिक इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री कार्यालय को भी लिखा गया था, लेकिन जवाब नहीं मिला, जिसके बाद एलजी ने अब जैस्मिन शाह को उनके पद से हटाने के लिए मुख्यमंत्री से कहा है और फिलहाल सभी तरह की सेवाएं और सुविधाएं रोक दी गई हैं। 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली डायलॉग कमीशन बनाया और उसमें अपने कार्यकर्ताओं की भर्ती कर दी। अब दिल्ली के लोगों को क्या वायदा किया था कि हम यहाँ की युवाओं को रोजगार देंगे, मगर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सारे सरकारी पदों पर बिठा दिया। अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का काम नहीं कर सकते, ऐसा जो है हमारा रूल कहता है, एक्ट कहता है।
तो मैंने इसी के बारे में कंप्लेंट की थी कि भाई आप इसकी जांच कराइए, ये सारे लोग सारे पैसे को मिसयूज कर रहे हैं और ये सारा सरकारी पैसा एक आम आदमी पार्टी के लिए काम में आ रहा है। डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली की केजरीवाल सरकार का थिंक टैंक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, सीसीटीवी, वाईफाई जैसे करीब 70 प्रोजेक्ट 7 साल में इसी आयोग ने प्लान किए और लागू करवाए। उपराज्यपाल ने एक और ऐसा मुद्दा उठाया है जिस पर विवाद होना और सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि देश भर में जाने ऐसे कितने ही कमीशन, कॉरपोरेशन, कमेटी और बोर्ड हैं जहां पर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते रहे हैं, हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। ऐसे में अकेले इस मामले के अंदर ये कैसे मान लिया जाए कि पद का दुरुपयोग हुआ है या फिर सर्विस रूल्स का उल्लंघन हुआ है। दिल्ली से परिमल कुमार और अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नगर निगम चुनाव में आदर्श नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश गोयल का स्टिंग ऑपरेशन जारी किया, जिसमें कथित तौर पर गोयल निगम के जूनियर इंजीनियर से पैसों की उगाही करते दिख रहे हैं। ये स्टिंग दिवाली से ठीक पहले की है। बीजेपी ने मांग की है कि केजरीवाल गोयल को बर्खास्त करें और इसका जवाब दें। निगम चुनाव में आप उम्मीदवार मुकेश गोयल ने कहा है कि वो संबित पात्रा के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करेंगे। पैसों की उगाही का स्टिंग। बीजेपी का दावा है कि दिवाली के दौरान गिफ्ट के नाम पर सिटी जोन के जूनियर इंजीनियर से ही आप नेता मुकेश गोयल पैसों की मांग करते दिख रहे हैं। स्टिंग दिखाते हुए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उगाही 1 करोड़ की थी। बीजेपी ने इस स्टिंग के बहाने अरविंद केजरीवाल को घेरा। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हुआ है और स्टिंग मास्टर के स्टिंग में आप देखिए मनीष सिसोदिया जी गड़बड़, सत्येंद्र जैन जी का तो बेल कल फिर से रिजेक्ट हो गया है और आज देखिए उनके एक और बड़े नेता रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी इस नेता के एडवाइस के बिना एमसीडी के चुनाव को लेकर और एमसीडी के रणनीतियों को लेकर कोई फैसला नहीं लेते। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी को लेकर कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें इस नेता की सहमति, सहभागिता, पार्टिसिपेशन जरूर होता है। अभी जो एमसीडी के टिकट बटे हैं उस टिकट बटने की प्रक्रिया में इस नेता का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वीडियो मुझे नहीं पता कब का है, वीडियो फर्जी है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। वहीं निगम चुनाव में आदर्श नगर से आपके उम्मीदवार मुकेश गोयल ने इस स्टिंग को झूठा करार देते हुए कहा कि क्लिप भी एडिटेड है और ऑडियो भी फर्जी। एक ऑडियो जारी किया जो कि फर्जी ऑडियो है और जो क्लिपिंग ली गई है वो भी एडिट करके इधर उधर से इकट्ठी की गई है और मैं अपनी किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराने को तैयार हूं और मैं साथ ही साथ संबित पात्रा जी पर उनके साथ जो लोग थे उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। बीजेपी का आरोप है कि इस स्टिंग में मुकेश गोयल ने सेंट्रल जोन में तैनात जेई को पैसा न देने की सूरत में शाहदरा जोन में ट्रांसफर करने की धमकी भी दी थी और ऐसा हो भी गया। माहौल चुनाव का है और जंग सत्ता पर काबिज होने का, तो साम दाम दंड भेद सबका लगना और लगाना लाजमी है। ऐसे भी राजनीति में आम है, पर आरोप उन पर जिनकी राजनीतिक जमीन और सियासत भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है। सच और झूठ का फैसला जांच में जब होगा तब होगा, पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को फिलहाल कटघरे में खड़ा करने की कोशिश जरूर की है। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बात महाराष्ट्र की करते हैं। अब से कुछ देर पहले आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर वार किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का फोकस राजनीति पर है, किसान उद्योग पर ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा है कि बीएमसी में सिर्फ 3 काम हो रहे हैं: टेंडर, ट्रांसफर और टाइम पास।
शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत उद्धव ठाकरे के विश्वस्त सहयोगियों में से रहे हैं। 100 दिन जेल में बिताने के बाद करीब 10 किलो उनका वजन कम हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्पेशल कोर्ट से बेल मिली है। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने सुबह कहा था कि ये वक्त सावरकर का मुद्दा उठाने का नहीं था, इसकी जरूरत नहीं थी। सावर जी की बदनामी करना ये ना तो महाराष्ट्र को मंजूर है। उन्होंने कहा कि इससे महाविकास अघाड़ी में भी दरार आ सकती है। बयानबाजी की बात नहीं है ये। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। बयान का कोई जरूरत नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकली है वो है ये देश जा रहा है तानाशाही की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे बहुत से विषय पर भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है, मैं आपको बता रहा हूं। और एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अंडा सेल में रखा गया था। काफी लंबी बातचीत थी जो हमारे चैनल पर चली है, उसका एक अंश आपको दिखा रहे। 15 दिन तक उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी, इसके कारण उनकी आंखों में भी दिक्कत हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी के सामने झुक जाता तो जेल नहीं जाना पड़ता। देखिए, कारण तो सुरक्षा होता है, लेकिन एकांतवास में रखा जाता है आपको। लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन न हो, आपको यातना हो ज्यादा से ज्यादा, आप घुटने पर आए, बहुत सी बातें होती है। सुरक्षा का कारण तो दिया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति को 15 दिन तक सूरज के किरण अगर आप नहीं की तो उनकी तबीयत में बहुत बदलाव हो जाते हैं प्रकृति पे उसका। और आपको बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ बयान देने पर यह शिकायत दर्ज हुई है। ठाणे के नगर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 500, 501 के तहत शिकायत है ये। शिवसेना गुट की नेता वंदना सुहास डोंगरे ने की है पुलिस में शिकायत। सावरकर को बदनाम करने और स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत करने का ये मामला है। भीमा कोरेगांव मामले में अप्रैल 2020 से जेल में बंद आनंद तेलतुंबडे को आज बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि हाई कोर्ट ने जमानत पर 1 हफ्ते की रोक लगा दी है ताकि एनआईए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सके। तेलतुंबडे पर भीमा कोरेगांव की हिंसा में शामिल होने का और प्रधानमंत्री की हत्या की कथित माओवादी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। आनंद तेलतुंबडे दलित लेखक विचारक हैं और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। अप्रैल 2020 में वो जेल में बंद हैं। जिन भारतीयों के नाम पेगासस की निगरानी सूची में आए, आनंद तेलतुंबडे उनमें से एक है। और देश की बात में आपको यवतमाल के गांव ले चलेंगे, जहां पे 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल पर रोक लगाई हुई है। एक ब्रेक के बाद महाराष्ट्र के यवतमाल में एक गांव में एक अनोखा फैसला लिया गया है। इस गांव में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई है। इसे किसी राज्य में अपनी तरह का पहला फैसला माना जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हर हाथ में मोबाइल फोन थमाया गया। अब बच्चों को इसी फोन की लत लग गई है। पढ़ाई की जगह ऑनलाइन गेम्स या फिर सोशल मीडिया ने ले ली है। और इसी लत को मिटाने की मुहिम को लेकर महाराष्ट्र के यवतमाल में ये बंसी नाम का गांव अपने अनोखे फैसले के लिए चर्चा में है। 18 साल से कम उम्र वालों के लिए यहां मोबाइल को बैन कर दिया गया है। आज आपण सर्वजण पाहता कि फैसले को लागू करने में शुरुआती दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इसको सफल बनाने के लिए माता पिता और बच्चों दोनों को सलाह दी जाएगी। अगर काउंसलिंग के बाद भी बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पकड़े गए तो 200 रुपए का जुर्माना लगाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई में वापस लाना है, न कि मोबाइल फोन से विचलित होना।
गांव के बच्चे, परिजन सभी इस फैसले का स्वागत करते दिखे। अच्छा किया है, अब ये समय मोबाईल में न देकर पढ़ाई करूंगा। अंमलबजावणी अत्यंत सभी ने एक मत से इस फैसले को मंजूर किया। गावातील सर्व नागरिकांनी कबुली दिली आहे। सर्व मुलं का बाहेर पळून चालले। सही फैसला है, स्वागत करते हैं। एकदम चांगली निर्णय घेतला ग्रामपंचायत आमच्या। मौजूदा दौर में मोबाइल ने बेशक जिंदगी को सरल और आसान बनाया है, लेकिन इसके हद से ज्यादा बढ़ते इस्तेमाल का असर बच्चों के दिमागी और शारीरिक सेहत पर पड़ रहा है। ऐसे में इस गांव के इस फैसले के खिलाफ आवाजें न के बराबर सुनाई दे रही हैं। यवतमाल से प्रसाद नायगांवकर के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। भारत में आतंकवाद को पैसा मुहैया कराने वाले संगठनों और देशों को रोकने के लिए तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन चल रहा है। दिल्ली में हो रहे सम्मेलन का सूत्र वाक्य ही है नो मनी फॉर टेररिज्म। इससे पहले अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र का आतंक रोधी समितियों की बैठक हो चुकी है। आज के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। नो मनी फॉर टेररिज्म पर इंटर मिनिस्ट्रियल सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन देशों पर जुर्माना लगाना चाहिए जो आतंकवाद का साथ देते हैं। उनका इशारा चीन और पाकिस्तान की ओर रहा। उनकी बात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आगे बढ़ाया। ऑल टेररिस्ट अटैक्स डिजर्व इक्वल आउटरीच एंड एक्शन। फर्दर, समटाइम्स there are indirect arguments made in support of terrorism to block action against terrorists. There is no place for an ambiguous approach while dealing with a global threat. Proxy wars are also dangerous and violent. There must be a cost imposed upon countries that support terrorism. हाल ही में चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंधित समिति के तहत हाफिज सईद पर पाबंदी लगाने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी और इससे पहले मसूद अजहर को भी वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के सभी प्रयासों में चीन ने रोड़ा अटकाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को भी मुद्दा बनाया। कुछ देश ऐसे भी हैं जो टेररिज्म से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करना या नष्ट करना चाहते हैं। हमने कई बार देखा है कि कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान खींचा कि लश्कर और जैश जैसे संगठन अलकायदा की तरह आतंक फैलाते हैं और मिलकर काम करते हैं। अगस्त 21 के बाद दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। सत्ता परिवर्तन तथा अलकायदा और आईसिस का बढ़ता प्रभाव रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। अलकायदा के साथ साथ दक्षिण एशिया में लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे गुट बेखौफ होकर आज भी आतंक फैलाने का प्रयास में है। दुनिया भर से आए 450 डेलीगेट्स इस 2 दिन के सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। भारत अपने सिक्योरिटी लेंस के जरिए उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पिछले कई दशकों से उसे आतंकवाद से जुड़ी हुई क्या-क्या मसले झेलने पड़ रहे हैं। इस दौरान क्रिप्टो करेंसी और क्राउड फंडिंग जैसे उभरती चुनौतियों को लेकर खास तवज्जो दिया जा रहा है और इन पर डिस्कशन भी हो रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।